इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की 5 वीडियो में से आज की हमारी 3rd वीडियो है। लास्ट की 2 वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है और आज के इस दौर में हमें अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जरूरत क्यों है, और हमने ट्रेडमार्क को भी डिटेल में डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के सेकंड टाइप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो हे दोस्तों, मैं हूं नावेद मोमीन, अ लॉयर, राइटर, यूट्यूबर, फैसिनेटिंग स्पीकर, लीगल एंड बिजनेस कंसल्टेंट हैविंग मोर देन 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द लॉ फील्ड। सो उम्मीद करता हूं आप सब फिट होंगे क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। सो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी टैप कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की सेकंड टाइप है कॉपीराइट। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर हम कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना राइट स्टैब्लिश करने के लिए हम रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, वहां जाके उसकी रजिस्ट्री करते हैं ताकि हमारी वो प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट हो जाए। लेकिन जो आइडियाज, जो थॉट हमारे माइंड से निकलते हैं, उन आइडियाज, उन थॉट के ऊपर अपना राइट स्टैब्लिश करने के लिए हम कहां पर जाएं, उनको हम किस तरह से प्रोटेक्ट करें। सो कॉपीराइट ऐसे ही राइट्स होते हैं जो क्रिएटर को उसकी माइंड की क्रिएशन के ऊपर एक्सक्लूसिव राइट देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपने माइंड से कोई यूनिक क्रिएशन क्रिएट किया, सो कॉपीराइट आपको ये एक्सक्लूसिव राइट देता है कि आप ही अपनी यूनिक क्रिएशन को कॉपी, प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। आपके अलावा कोई दूसरा शख्स जो है आपकी इस क्रिएशन को कॉपी, प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। कॉपीराइट से रिलेटेड अफेयर्स को मैनेज करने के लिए एक एक्ट इनैक्ट किया गया है जिसे हम कहते हैं कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957। सो हम क्या क्या चीजें कॉपीराइट करा सकते हैं। सो नंबर 1, हम साइबर और इंटरनेट से रिलेटेड वर्क को कॉपीराइट करा सकते हैं, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट एक्सेट्रा। नंबर 2, हम म्यूजिक से रिलेटेड वर्क को कॉपीराइट करा सकते हैं, फॉर एग्जांपल म्यूजिक लिरिक्स, म्यूजिक कंपोजिशन एक्सेट्रा। नंबर 3, हम आर्ट एंड लिटरेचर से रिलेटेड वर्क को कॉपीराइट करा सकते हैं, फॉर एग्जांपल बुक, नॉवेल, पोएट्री एक्सेट्रा। नंबर 4, पिक्टोरियल एंड ग्राफिक से रिलेटेड वर्क को हम कॉपीराइट करा सकते हैं, फॉर एग्जांपल फोटोग्राफ्स, मैप, ग्राफिक डिजाइन एक्सेट्रा। नंबर 5, हम ऑडियो विजुअल से रिलेटेड वर्क को कॉपीराइट करा सकते हैं, फॉर एग्जांपल फिल्म्स, मूवीज, यूट्यूब वीडियोस एक्सेट्रा। जब हम कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 2 टर्म हम बहुत फ्रीक्वेंटली सुनते हैं, असाइनमेंट एंड लाइसेंस। सो असाइनमेंट के केस में हम अपना कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन तो कराते हैं, लेकिन अपना राइट्स हम किसी को ट्रांसफर कर देते हैं या फिर सेल कर देते हैं। सो असाइनमेंट के केस में क्रिएटर की ओनरशिप राइट जो है वो खत्म हो जाती है। लाइसेंस के केस में आप अपना कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन कराते हैं और अपने राइट्स को आप स्पेसिफिक वर्क या स्पेसिफिक टाइम के लिए किसी को लाइसेंस आउट करते हैं। सो लाइसेंस के केस में क्रिएटर का ओनरशिप राइट क्रिएटर के पास ही रहता है। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। नंबर 1, साइनिंग ऑफ पावर ऑफ अटर्नी। अगर आप खुद अपना कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करने वाले हैं तो आपको किसी पावर ऑफ अटर्नी की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपने सीए, सीएस या लॉयर के थ्रू में अपना कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करने वाले हैं तो आपको उनके फेवर में एक पावर ऑफ अटर्नी साइन करके देना होगा। नंबर 2, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। अगर आपने अपने सीए, सीएस या लॉयर के फेवर में पावर ऑफ अटर्नी साइन करके दिया है तो वो आपके बिहाफ पे कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करेंगे, और अगर आपने नहीं दिया है तो आपको खुद ये एप्लीकेशन फाइल करना होगा। थर्ड है फॉर्मेलिटी चेक। आपके एप्लीकेशन फाइल होने के 30 डेज के अंदर एक फॉर्मेलिटी चेक होता है। फॉर्मेलिटी चेक के अंदर 2 चीजें चेक की जाती है। नंबर 1, आपने प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में अपना एप्लीकेशन फाइल किया है या नहीं। नंबर 2, आप जिस क्रिएशन को रजिस्टर करना चाह रहे हैं उस क्रिएशन को ऑलरेडी कोई रजिस्टर तो नहीं कर चुका है। जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के टाइम पर एग्जामिनेशन रिपोर्ट में 2 केसेस होते हैं, उसी तरह से कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के टाइम पर भी फॉर्मेलिटी चेक के अंदर 2 केसेस होते हैं। नंबर 1, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं हुआ है। नंबर 2, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन रेज हुआ है। तो इन दोनों केसेस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1, नो ऑब्जेक्शन रेज। अगर आपकी कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं होता है तो एग्जामिनर आपकी एप्लीकेशन को फाइनल स्क्रूटिनी करते हैं और ये चेक करते हैं कि इस एप्लीकेशन के अंदर फर्दर कोई करेक्शन तो नहीं है। अगर उन्हें कोई करेक्शन नहीं मिलता है तो वो आपके नाम पर कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, और अगर उन्हें कोई करेक्शन मिलता है तो फिर वो आपको 30 डेज का नोटिस देते हैं आपका रिप्लाई फाइल करने के लिए। केस नंबर 2, ऑब्जेक्शन रेज। अगर फर्स्ट 30 डेज के अंदर ही आपके कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज हो जाता है कि आप जिस क्रिएशन को रजिस्टर कराना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर है, तो ऐसी कंडीशन में रजिस्ट्रार दोनों पार्टीज को नोटिस का हियरिंग सेंड करते हैं। आप खुद भी अपीयर हो सकते हैं या आपके बिहाफ पे आपके रिप्रेजेंटेटिव भी अपीयर हो सकते हैं। हियरिंग में दोनों पार्टीज को आर्ग्यूमेंट करना होता है कि किसका क्रिएशन ओरिजिनल है, और आर्ग्यूमेंट में जो पार्टी सक्सीड कर जाती है तो उसके नाम पे कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। सो कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। सो नंबर 1 है डिटेल्स ऑफ क्रिएटर। नंबर 2 है टाइटल ऑफ द क्रिएशन।
नंबर 3 है 3 कॉपीज ऑफ द क्रिएशन। इन केस ऑफ वीडियो अगर है तो सीडी और पेन ड्राइव में आप वीडियो देंगे और ट्रांसक्रिप्ट आप प्रोवाइड करेंगे रिटन फॉर्म में। और नंबर 4 है पावर ऑफ अटर्नी। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि एक बार ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसकी वैलिडिटी हमें 10 इयर्स तक की मिलती है और 10 इयर्स के बाद हमें उसे रिन्यू करना पड़ता है। लेकिन कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के केस में ऐसा नहीं है। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के केस में अगर एक बार हम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी हमें हमारे साथ भी और हमारे 60 साल बाद भी मिलती है। मतलब एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमें लाइफ टाइम तक तो उसकी वैलिडिटी मिलती है, हमारी डेथ के बाद भी 60 साल तक वो रजिस्ट्रेशन हमारे नाम पर ही होता है। अगर इस दौरान भी कोई अगर उसका मिसयूज करता है तो हमारे लीगल एयर्स जो है हमारे बिहाफ पर उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। आज के टॉपिक से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो इस वीडियो को 2-3 बार गौर से देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जिन्हें आपके हिसाब से इस वीडियो की, इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। और कमेंट करके मुझे अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मैं जो इतना एफर्ट डाल रहा हूं वो फ्रूटफुल है या फिर फ्यूटाइल है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।